तो अब जो है फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं। तो पहला है यहाँ पर थिन थिन सर्कुलर रिंग। ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो अगर आर के बराबर है और एक्सिस यहाँ पर तो आपका बॉडी हो गया, यहाँ पर एक्सिस देखेंगे बिकॉज एक्सिस से भी फर्क पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ है परपेंडिकुलर टू प्लेन एट सेंटर। तो यहाँ पर बेसिकली कैसे है कि अगर इसका डायग्राम देखें तो लाइक कोई अगर रिंग है तो रिंग इस तरीके से है और उसका जो सेंटर है वो ऐसे उसके बीच में से पास हो रहा है, और ये जो रिंग है वो आपकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, मतलब एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, जो भी आपका रिंग का प्लेन है। तो यहाँ पर जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई की वैल्यू वो आपका एम आर स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है। दूसरा केस है, सपोज यहाँ पर यही सेम केस है, थिन सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस आर है, और अब जो हमने एक्सिस इसका लिया है वो इसका एक्सिस जो है वो डायमीटर के थ्रू पास होता हुआ जाएगा। तो अगर इसको विजुअलाइज करें हम तो लाइक कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो मतलब अब हमने क्या करा कि एक्सिस को इसके डायमीटर के अलोंग कर दिया है। अब क्या है यहाँ पर आप समझोगे तो ये जो आपने पहला वाला केस देखा तो पहले वाले केस में क्या है, एक्सिस बीचों बीच में से जा रहा है। ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या करा है कि एक्सिस इसके अब डायमीटर से जा रहा है। समझ आ गया। तो यहाँ पर पहले वाले केस में क्या है कि आपने बेसिकली एक रिंग ली, रिंग के बीचों बीच में उसका एक्सिस है, ठीक सेंटर पे है। लेकिन दूसरा वाला जो केस है उसमें क्या है, उसका जो डायमीटर रहेगा रिंग का डायमीटर, उसके थ्रू यहाँ पर एक्सिस पास होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाय टू, यानी कि हाफ हो जाता है। ठीक है। थर्ड जो केस है वो है थिन रॉड का। थिन रॉड जिसकी लेंथ यहाँ पर एल के बराबर है, और इसका जो वो रहेगा वो आपका परपेंडिकुलर, मतलब एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू रॉड है। ठीक है। एट मिड पॉइंट। तो ये आप कैसे देख सकते हो कि लाइक आपके पास ये रॉड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक इस तरीके से, मतलब इसके सेंटर से मिड पॉइंट से। ठीक है। इसको दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है। तो पूरी रॉड की लेंथ जो है वो एल है, तो एल बाई टू से आपका एक्सिस यहाँ पे पास हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम एल स्क्वायर बाय टू के 12 के बराबर होगा। ठीक है। एम एल स्क्वायर बाय 12। तो ये आपका तीसरा हो गया केस। उसके बाद फोर्थ केस है यहाँ पे सर्कुलर डिस्क का जिसकी रेडियस आर है। तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर टू डिस्क एट सेंटर, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है। तो देखो डिस्क और रिंग में फर्क ये होता है कि रिंग आपका हॉलो होता है, हॉलो सर्कुलर, मतलब क्या बोलते हैं चीज है। और यहाँ पे डिस्क जो है वो आपका हॉलो नहीं होता है। डिस्क जैसे आप समझ सकते हो, लाइक सीडी आपने देखी होगी, तो सीडी जो होती है पूरा उस पे प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, वो हॉलो नहीं होती अंदर से। तो वैसे ही डिस्क है। तो सीडी का फुल फॉर्म भी जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये आपकी डिस्क है, एंड ये डिस्क अंदर से हॉलो नहीं होगी। ठीक है। और यहां से इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यही वाला है। तो इस केस में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है
वो mr²/2 के बराबर होता है। फिफ्थ केस है यहाँ पे, सर्कुलर डिस्क रेडियस आर, यही वाला केस है। और यहाँ पे अगर हम इसके डायमीटर के थ्रू ले लेते हैं, जैसे हमने रिंग के थ्रू लिया था एक्सेस, वैसे ही अब हमने डायमीटर के थ्रू ले लिया। तो यहाँ पे लाइक ये जो इसका ये डिस्क बना, ये डिस्क कैसे बन गया, और यहाँ पे अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरीके से है। तो ये आपका mr²/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला बार बार चेंज हो रहा है, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है mr², उससे चेंज ये जो हो रहा है, ये बेसिकली जो अफेक्टिव रेडियस है ना, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से हो रहा है, मतलब जो अभी हमने रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा था, तो बेसिकली उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि हम जो mr² मतलब mr² का जो फॉर्मूला लेते हैं I = mr², वो सिर्फ पर्टिकुलर एक मास के लिए है। ठीक है, और अगर हम लाइक कोई फिगर ले रहे हैं, तो उस फिगर के लिए कोई उसका जो मास होगा, वो मास की कोई लोकेशन होगी, तो उस लोकेशन पे हम उसको कंसंट्रेटेड मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो भी सिमेट्रिकल फिगर होती है, उन्हीं के लिए ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 6, हॉलो सिलेंडर। और इसकी भी रेडियस यहाँ पर r है, और यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है आपका एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि लाइक ये आपका सिलेंडर हो गया, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इसके बीच से पास कर रहा है, जो इसका खुद का भी एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये mr² के बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हॉलो सिलेंडर हो गया, फिर अब है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब कि वो सिलेंडर के अंदर पूरा, जिससे भी वो मटेरियल से बना है, वो पूरा भरा होगा, अंदर से हॉलो नहीं होगा। ये आपका एक्सिस ऑफ सिलेंडर हो गया। ठीक है, रोटेशन वही है, और यहाँ पे अब जो सिलेंडर है वो इस तरीके से है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही वाला है, लेकिन अंदर से अब ये क्या है, हॉलो नहीं है। तो इस केस में जो होता है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है mr²/2। ओके, एंड फिर नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर। और इसकी रेडियस कितनी होगी, r होगी। और यहाँ पे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन डायमीटर को ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक ये आपका सॉलिड स्फीयर हो गया, और इसका डायमीटर सपोज हमने ये वाला कंसीडर किया, तो यहाँ से ये पास कर रहा है। ठीक है, डायमीटर बोलो या इसके बीच से बोलो, बिकॉज क्योंकि डायमीटर के थ्रू भी अगर आप करते हो, तो इसके बीच में से ही होते हुए जाओगे, तो बिल्कुल बीच में से जाना या डायमीटर से जाना, उसको एक ही बात बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड स्फीयर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 2/5 mr²। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एंड इतने ही याद करने हैं बस। तो ये आपका पहला हमने देखा रिंग के लिए, और रिंग में जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सेंटर है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरे केस में डायमीटर के थ्रू था रिंग का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था। तीसरे केस में हमने रॉड देखी लेंथ एल की, जो मिड पॉइंट से उसका जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर फोर्थ केस में सर्कुलर डिस्क देखी, जो आपका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क है। और उसके बाद फिर डायमीटर के थ्रू हमने माना एक्सिस ऑफ रोटेशन को, फिर सिलेंडर के केस में देखा हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, और लास्ट में सॉलिड स्फीयर। तो ये आपको फॉर्मूले जो है सारे अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि
मतलब एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, और अगर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके मिड पॉइंट से होता हुआ जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होता है। तो डायरेक्टली कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि मान लो एक आपके पास रिंग है, एंड रिंग में आपने क्या करा कि आप एक केस ये मान लो कि आप उसको जो रोटेट करवा रहे हो उसको आप मतलब उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पहले वाले केस में परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और दूसरे वाले केस में डायमीटर है, ठीक है। तो दोनों का जो रेशियो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो कितना होगा। तो आप क्या करोगे, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2:1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहां से पूछे जा सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें कुछ? बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हमारे पास दो थ्योरम होती हैं। एक को हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और दूसरा होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पहले देख लेते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है, पहली चीज तो ये है कि वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, एक सेकेंड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी है, ठीक है, ऑफ अ प्लेनर बॉडी लाइक लैमिना की तरह है कोई, ठीक है। और अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertia about two perpendicular axes concurrent with perpendicular concurrent with perpendicular axis and lying in the plane of the body। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट कहता है क्या है कि मान लो अगर आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी प्लेनर बॉडी का, प्लेनर बॉडी का यहाँ पर सेंस है आप लेमिना से बात कर रहे हो, मतलब लेमिना के रिगार्डिंग बात कर रहे हो। लेमिना का मतलब क्या है कि एक पतली सी, मान लो अगर आपने डिस्क ले ली या मान लो कोई रेक्टेंगुलर डिस्क ले ली, ठीक है। तो लेमिना हमने जैसे कल एल सेक्शन देखा था, वो भी लाइक एक टाइप का लेमिना था। तो लेमिना का मतलब है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी थिकनेस काफी कम हो, एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसकी हम बात करें तो पहली कंडीशन है कि आपको लेमिना यहाँ पर लेना है जिसमें आप ये थ्योरम लगा सकते हो। तो ये बोलता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको किसी प्लेनर बॉडी का निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी कि जो उसका प्लेन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो लिया है आपने उसके ठीक परपेंडिकुलर लिया है, तो उस एक्सिस के अराउंड अगर आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस कॉन्करेंट विद परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब ये है कि वो जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो आपका जो है सम के बराबर होगा उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अगर मान लो उस परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर हम दो एक्सिस और लेते हैं और उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है। तो लाइक इसको एक फिगर से समझते हैं कि हमारे पास
मान लो ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड हम क्या करना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मान लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है कि सपोज इस तरीके का कोई लैमिना है। ये क्या है, लैमिना, मतलब इसकी थिकनेस काफी कम है और ये एक प्लेनर बॉडी है, इसे हम लैमिना की तरह मान रहे हैं। तो ये आपका एक लैमिना हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करा, मान लो ये वाला जो एक्सिस है मैंने इसको जेड एक्सिस कंसिडर कर लिया, ठीक है। जेड एक्सिस अगर मैंने इसको कंसिडर कर लिया और ये पूरा क्या है आपके पास लेमिना है, तो मैं इसको, ठीक है। तो ये आपका लेमिना हो गया। एंड अब ये आपने मान लो जेड एक्सिस कंसीडर कर लिया है जो परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, ठीक है। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो जेड एक्सिस के अराउंड करना है। और जेड एक्सिस के ये ठीक है परपेंडिकुलर है ये वाला जो आपका लैमिना वाला प्लेन है, ठीक है। तो अब आपको मान लो इसकी वैल्यू पता है, जैसे कि यहां पर क्या हो गया आपका, सपोज वाई एक्सिस हो गया, ये वाला आपका वाई एक्सिस आपने इसको कंसिडर कर लिया। और इसी तरीके से यहाँ पे जो है आपने ये जो है ये आपने एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और जेड एक्सिस हो गया। तो अब मान लो आपको ये पता है कि भाई जो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। एंड इन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको ये पता है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है। तो यहाँ पे मान लो आपको कोई वैल्यू मिलती है, सपोज एक कोई पॉइंट मिला है, ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या है, ये आपको मतलब ये रेडियस मिली है, उसकी डिस्टेंस है ये वाला, जिसके अराउंड हमें ये पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर होगा। तो लाइक ये कोई पी पॉइंट है एंड इस पी पॉइंट पे आपको जो है मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस है। तो एक्स और वाई एक्सिस की वजह से आपको पता है कि मान लो पी पॉइंट के आसपास जो है इसका कहीं मास है, जो सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर सकते हो। और वो आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मतलब एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब अगर आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो उसकी वैल्यू अगर आपको पता है। और जेड एक्सिस के अलोंग अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते हो तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि अगर आप जेड एक्सिस को रोटेशन ऑफ एक्सिस मान लेते हो और उसके अराउंड अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लैमिना का कैलकुलेट करना चाहते हो, और आपको अगर एक्स एक्सिस के रोटेशन पर ये पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है और वाई एक्सिस पर पता है आपको कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो आप उन दोनों को अगर सम अप कर देते हो तो आपको जेड एक्सिस के अलोंग जो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है, ठीक है। तो बस इतनी ही सिंपल सी ये बात है कि अगर आपको दो परपेंडिकुलर एक्सिस के, मतलब दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, अगर आपने उनको वन बाय वन करके आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन माना किसी पर्टिकुलर प्लेन के लिए या लैमिना के लिए, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता है, और तीसरे परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए निकालना है जो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होगा आपस में, यानी कि तीसरा जेड एक्सिस, तो उसके अलोंग अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो वो एक्स वाले और वाई वाले के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है। तो अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी बिल्कुल वैसा ही है, मतलब इसका स्टेटमेंट बेसिकली क्या है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ बॉडी of a body about any axis is equal to the moment of inertia of a body about a parallel axis passing through the center of the mass plus the product of the mass of the body and the square of the distance between the two parallel axes, ठीक है। तो इसे बस ऐसे समझ लेते हैं
मान लो ये इस तरीके का कोई मास है, ठीक है, या कोई बॉडी है इस तरीके की, और यहाँ पे क्या है कि मान लो हमारे पास दो एक्सिस है, ठीक है। एक एक्सिस मैंने सपोज ये वाला कंसिडर किया, और दूसरा एक्सिस मान लो मैंने ये वाला कंसिडर किया, और ये दोनों आपस में जो एक्सिस हैं ये कैसे परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर मैं इसको जेड एक्सिस बोल रहा हूँ तो मैंने इसको जेड डैश बोल दिया, क्योंकि ये आपस में दोनों कैसे परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब पैरेलल एक्सिस है, एक दूसरे के पैरेलल है। अभी जो हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखा उसमें परपेंडिकुलर थी, मतलब जो जिस एक्सिस पर हम निकालना चाहते थे वो बाकी दो के परपेंडिकुलर था। लेकिन अभी इस वाले में जब हम निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली डिस्टेंस चेंज हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास से, और यहाँ पर जो एक्सिस है वो आपका पैरेलल ही रहेगा पहले वाले एक्सिस के, जिसपे आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो मान लो अगर आपको जेड एक्सिस पर पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या है, जेड एक्सिस को अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हो, तो अगर आपको ये चीज पता है कि कितनी वैल्यू वहां पर होगी, तो आप जो है दूसरे उसके पैरेलल एक्सिस पर भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली क्या होता है, एज पर डेफिनेशन, कि the moment of inertia of a body about any axis is equal to the moment of inertia of the body about a parallel axis passing through the center of mass plus the product of the mass of the body and the square of the distance between the two parallel axis, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर आई जेड डैश की वैल्यू निकालना चाहते हो, यानी कि आपको जेड एक्सिस पर वैल्यू पता है कि जेड एक्सिस को रोटेशन, जब आप मतलब जेड एक्सिस को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हो, तब आपको अगर यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता है, और अगर आप जेड डैश पर अगर उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हो तब कितनी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, तो आप उस वहां पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लो आई जेड डैश जो होगा वो आपका आई जेड प्लस प्लस ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। तो मान लो मैं यहाँ पर जो है दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको मैंने ए कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका मान लो ए के बराबर है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर जेड एक्सिस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता, उस पर अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता है जो कि आई जेड के बराबर है, और उसी के पैरेलल एक एक्सिस है जिसे हम जेड डैश बोल रहे हैं, और जेड डैश पे अगर आपको उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिसमें एम क्या हो गया, मास हो गया, मास ऑफ द बॉडी, और ए जो है उन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस हो गया जो आपस में पैरेलल है, ठीक है। और ये जो जेड होगा ये आपको ध्यान रखना है कि जेड एक्सिस पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, जिसकी वैल्यू आपको पहले से गिवन है, उसके लिए कंडीशन ये है कि वो वाला जो जेड एक्सिस है वो आपका सेंटर ऑफ मास से यहाँ पर पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अरे बाकी लोग भी बता दो जो आराम कर रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया आपका। बस अब आप यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब बीच में अगर कुछ और टॉपिक्स होंगे तो जब वो क्वेश्चंस हम करेंगे तो तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, तो चलो फिर आज आप क्वेश्चंस ही करना।
मैं आपको क्वेश्चन अभी सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? तो क्वेश्चन आप सेंड करना, फिर कल हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? तो आज आप क्वेश्चंस कर लो, फिर कल सुबह वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। क्लियर है? भैया आज इवनिंग में क्लास होगी या नहीं, टेस्ट? टेस्ट है, हाँ टेस्ट है, सही याद दिलाया मेरे को। वैसे उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर था उसका टेस्ट है, ठीक है? और कितने बजे होगा? वही सेम टाइमिंग 5:30, ठीक है? तो टेस्ट है आज, और क्लास नहीं है इवनिंग में, और बाकी मैं क्वेश्चंस दूंगा तो उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो अब आप क्लास जो है लीव कर सकते हो। बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना।